बच्चों आज है हमारा लेक्चर 130 और हम कर रहे हैं जियोग्राफी में हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, हमारी बदलती धरती। ठीक है, जैसे लोग बदलते हैं। ठीक है, पहले भाई आपके मम्मी पापा थे तो आप बचपन में मम्मी पापा कैसे थे वो अलग थे, फिर आपके दादा दादी का बचपन वो अलग रहा होगा। तो वैसे ही मतलब अर्थ भी बदली है, इतने सालों में अर्थ भी बदली है। जैसे बचपन बदला है, मम्मी पापा का बचपन अलग था, दादा दादी का अलग था और आपका तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। ठीक है, आप बिल्कुल अभी फ़ोन वाली जनरेशन हो गए हो। तो जैसे हम लोग बदल रहे हैं हमारा लाइफस्टाइल, तो वैसे ही अर्थ भी बदलती है। सो हम वही पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बदल रही है। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 12, आपकी जियोग्राफी की टेक्स्ट में पेज नंबर 12, अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, सो देखो लिथोस्फीयर, अभी आपको हमने इतना तो पढ़ा ही है, मतलब हमने 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा कि भाई अर्थ के कंपोनेंट्स होते हैं। सो सब अर्थ का सबसे पहला पार्ट होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड। ठीक है, सो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर जो हमारा लैंड है, ठीक है, जो ज़मीन है, वो बहुत सारी प्लेट्स में ब्रेक होती है और उसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। और आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे ये सोच के कि ये प्लेट्स धीरे धीरे स्लोली मूव करती हैं और एक थोड़ा थोड़ा मिलीमीटर आगे मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, अर्थ के अंदर जो लावा होता है, उसकी वजह से। तो अर्थ के अंदर जो लावा है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, गोल गोल मूव करता है। सो उसके हिसाब से हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ में। सो अर्थ का मूवमेंट इन फोर्सेस की वजह से ही, अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। ठीक है, सो अर्थ का मूवमेंट किस पे डिपेंडेंट है? फोर्सेस पे। सो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर लगते हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और फोर्सेस जो अर्थ के बाहर लगते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखो फिर से ये चीज़ सारी समझो, मैंने कही। देखो अर्थ किसका बना हुआ है? लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रेक होता है। ठीक है, सो ये नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रेक होके फिर क्या बनाता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनाता है। देखो मैं फिर से आपको समझाती हूँ। हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ का एक पार्ट है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर अर्थ का ही एक पार्ट है। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, जमीन। ठीक है, सो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। सो ये लिथोस्फीयर ब्रेक होता है, ब्रेक। सो ये ब्रेक होता है नंबर ऑफ प्लेट्स में और इन्हें क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, फिर क्या होता है? ये जो प्लेट्स हैं धीरे धीरे हर मिलीमीटर खिसकती हैं। प्लेट्स मतलब इनके लैंड के टूटने से छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें प्लेट्स कहा गया है और कुछ नहीं। तो देखो ये जो प्लेट्स हैं हर साल थोड़ा थोड़ा मिलीमीटर खिसकती हैं। क्यों खिसकती हैं? क्योंकि अर्थ के अंदर, ये अर्थ के ऊपर होती हैं प्लेट्स, तो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। मोल्टन मैग्मा मतलब लावा। ठीक है, गरम। सो मोल्टन मैग्मा होता है और ये मोल्टन मैग्मा अर्थ में मूव करता है सर्कुलर उसमें इस तरह से मूव करता है। ठीक है, सो इस मूवमेंट की वजह से द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर भी मूवमेंट है, इसकी वजह से ऊपर प्लेट्स भी मूव कर रही हैं और इस मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंज होता है। समझे? देखो अर्थ लिथोस्फीयर का बना हुआ है, लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स का बना हुआ है और जब अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा वो सर्कुलर वे में मूव करता है तो ये लिथोस्फीयर भी थोड़ा थोड़ा खिसकती हैं हर साल। तो इनके खिसकने की वजह से जो अर्थ है वो भी साल दर साल बदलता है। अर्थ का सरफेस, अर्थ का ऊपरी हिस्सा साल दर साल बदलता है। तो जो फोर्सेस
अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जो फोर्सेस अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे एक्ट करते हैं, जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे एक्ट करते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अंदर एक्ट करते हैं तो एंडोजेनिक, बाहर एक्ट करते हैं तो एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। सो एंडोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के अंदर फोर्स लगता है तो उनकी वजह से अर्थक्वेक और वॉल्केनोज होता है। ठीक है। ये जो फोर्सेस लगते हैं ना अर्थ के अंदर, यही कारण है अर्थक्वेक का। भूकंप क्यों आता है? क्योंकि फोर्सेस लगते हैं अर्थ की सरफेस के अंदर। सो अर्थक्वेक और वॉल्केनो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है। सो इस तरह से अर्थक्वेक होता है। तो कोई पूछे कि क्यों अर्थक्वेक होता है, क्यों वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है। ये एंडोजेनिक फोर्सेस लगते हैं इसकी वजह से। ठीक है। सो हमने ये जो पढ़ा पेज नंबर 12 पे, वो हम सारा अभी एक बार टिक कर लेते हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces। वो forces जो अर्थ के इंटीरियर में लगते हैं उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। फिर वो फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर लगते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडोजेनिक मतलब अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो फोर्सेस लगते हैं। एक्सोजेनिक मतलब जो सरफेस पे फोर्सेस लगते हैं। ठीक है। सो देखो एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? सडन फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है। सडन फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में क्या क्या होता है? अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में माउंटेन्स बिल्ड करते हैं। मतलब एंडोजेनिक फोर्स, देखो जब एंडोजेनिक फोर्स लगता है ना तो दो चीज देखो, अर्थ मूवमेंट, अर्थ क्यों मूव करता है? फोर्सेस की वजह से। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडो मतलब अंदर का फोर्स, एक्सोजेनिक मतलब बाहर का फोर्स। तो जो अंदर का फोर्स है ना, अंदर के फोर्स की वजह से अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, लैंडस्लाइड होता है। और इसका अच्छा इफेक्ट भी होता है कि माउंटेन बिल्ड होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि जो एंडोजेनिक फोर्स बुरा ही है, बुरा तो है क्योंकि ये अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड मतलब जमीन खिसक जाना, उसमें भी बहुत लोग मरते हैं। तो ये तीनों बुरे हैं, पर माउंटेन्स भी तो बिल्ड हो रहे हैं। देखो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस से रिवर बनती हैं, विंड, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस होते हैं। तो इनसे क्या होता है? रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। तो एक्सोजेनिक फोर्स इन चारों पे पड़ता है। तो कैसे पड़ता है वही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। ये भी स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे। ठीक है। सो अर्थक्वेक या वॉल्केनो कैसे होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है। सो ये हम लिखेंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। और अगर एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से सडन, अचानक से मूवमेंट होते हैं, सो सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द अर्थ। अगर अर्थ पे एंडोजेनिक अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं तो एकदम तबाही मच जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, वॉल्केनो फटेगा। ठीक है। अभी वॉल्केनो क्या होता है आप सबको पता है, वॉल्केनो क्या होता है, पर अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। सो हम वॉल्केनो की डेफिनेशन देखेंगे। A volcano is a vent। वॉल्केनो इज अ वेंट। वेंट का मतलब VENT, वेंट मतलब ओपनिंग।
ठीक है। एक वॉल्केनो ओपनिंग है, वॉल्केनो एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट की, मतलब अर्थ का जब ऊपरी हिस्सा खुल जाता है, ठीक है, जिससे जो मॉल्टन मटेरियल है, जो पिघला हुआ मटेरियल है, अचानक से बाहर निकलने लगता है। आपको पता है ना, अर्थ के अंदर मॉल्टन मटेरियल होता है, ठीक है। सो अर्थ के अंदर मॉल्टन मटेरियल होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है अर्थ अगर खुल जाती है तो सारा मॉल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है, अचानक से बाहर आता है, ठीक है। सो फिर क्या होता है, इसके बाद ये क्या, देखो क्या क्या निकल रहा है, गैसेस और ऐश निकलती है, ठीक है, धुआं, गैसेस, राख, ठीक है। सो सिमिलरली तो वॉल्केनो टिक कर लेते हैं। सो वॉल्केनो इज अ वेंट, वेंट का मतलब ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के ऊपरी हिस्से की एक ओपनिंग है, थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली, अचानक से अंदर का सारा मटीरियल बाहर आ जाता है। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, ऐसे ही जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, ठीक है, मतलब जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, सो जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट होने लगता है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है वो समझाया जा रहा है। सो अर्थक्वेक कैसे होता है, सो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब एटमॉस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, अर्थ का जो सरफेस है वो एकदम वाइब्रेट होने लगता है, और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से अर्थ में चारों तरफ वाइब्रेशंस होती हैं। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, इन्हीं को अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है, प्लेस इन द क्रस्ट, मतलब अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के ऊपरी हिस्से में प्लेस, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, मतलब जहाँ ये होना चालू होता है, मतलब भाई जहाँ पे ये वाइब्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। जहाँ ये सब होना चालू होता है, देखो ये सब होना जहाँ चालू होता है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। सो द प्लेस इन द क्रस्ट, क्रस्ट मतलब अर्थ का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। सो प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, जहाँ ये स्टार्ट होता है, इज कॉल्ड द फोकस, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, फोकस से ऊपर जो प्लेस होती है उसे कहते हैं एपी सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर, ठीक है। सो जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। सो जो तरंगे हमने पढ़ा था, अर्थ के ऊपर जो तरंगे हैं वो इन एपी सेंटर के ऊपर से ऐसे गुजर जाती हैं जैसे कि वेव्स, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर, जब अर्थक्वेक आता है सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है, एपी सेंटर पे ही होता है, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे सेंटर से दूर होता है वहाँ नुकसान कम होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है, सेंटर पे। मतलब कई बार ये आप सुनते हो ना, भूकंप आया, फिर आप देखते हो कि एक जगह कम नुकसान हुआ, दूसरी जगह ज़्यादा, तो जहाँ कम नुकसान हुआ होता है वो एपी सेंटर होता है, मतलब वहाँ कम नुकसान होता है, और जहाँ फोकस होता है, जहाँ मतलब ये सब चालू हुआ था, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। सॉरी, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान एपी सेंटर पे होता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर, जो फोकस से ऊपर जो एपी सेंटर है सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं होता है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे सेंटर से दूर होते जाते हैं तो अर्थक्वेक
का इफेक्ट कम होता जाता है। सेंटर पे इफेक्ट बढ़ जाता है और जैसे ही दूर जाते हैं इफेक्ट कम होता जाता है। तो फोकस से ऊपर जो एपिसेंटर है वहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कई बार सुनते हो ना कि भाई इस जगह ज़्यादा झटके इस जगह कम आए, तो जहाँ ज़्यादा आते हैं वो एपिसेंटर होगा, ठीक है, और जहाँ कम आए वो एपिसेंटर से दूर होंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो इसमें हमने 3 डेफिनेशंस देखी। एक आपने अर्थक्वेक की देखी, दूसरी फोकस की देखी, तीसरी एपिसेंटर की देखी, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, कहाँ नुकसान ज़्यादा होता है कहाँ कम, तो एपिसेंटर पे नुकसान ज़्यादा होता है और जैसे ही दूर जाते हैं वहाँ कम होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थक्वेक कितनी तरह के होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक की तरंगे 3 तरह की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 तरह की अर्थक्वेक की तरंगे होती हैं। पी वेव्स जिन्हें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, एस वेव्स जिसे ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है, एल वेव्स जिसे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। पी वेव्स जिसे लॉन्जिट्यूडनल मतलब स्ट्रेट वेव्स होती हैं, एस वेव्स जिसे ट्रांसवर्स वेव्स मतलब टी शेप में होती हैं, एल वेव्स जिन्हें सरफेस वेव्स जो ऊपर होती हैं। सो अर्थक्वेक वेव्स 3 तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक है। सो ये था पेज नंबर 13। देखो अर्थक्वेक पेज नंबर 14। भले अर्थक्वेक को आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, पहले ही उसका कहते हैं ना अनुमान नहीं लगा सकते हो, पर अगर वो आने वाला है तो आप तैयारी तो कर सकते हो। कुछ अर्थक्वेक के कॉमन मेथड्स हैं प्रिडिक्शन, मतलब अर्थक्वेक आने वाला है वो कैसे पता लगेगा। सो लोकली क्या होता है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल। लोगों को कैसे पता लगता है अर्थक्वेक आने वाला है? तो स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर बदल जाता है। जो फिशेस होती हैं पॉन्ड्स में, फिशेस पॉन्ड्स में होती हैं वो गुस्से में आ जाती हैं, गेट एगिटेटेड मतलब गुस्से में आ जाना, ठीक है। फिर स्नेक्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, स्नेक्स सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको अंदर जमीन के अंदर डर लगता है इसलिए वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये देख के बोला जा सकता है, जब ऐसे जानवर ऐसा करने लग जाएं तो बोल सकते हैं अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। सो अर्थक्वेक कैसे और मशीन क्या है? अब सपोज अर्थक्वेक आ गया, सो अर्थक्वेक आया, उसको नापने की मशीन कौन सी है? सो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक किसे नापा जाता है? सीस्मोग्राफ से नापा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल। अगर अर्थक्वेक 2 से ज़्यादा हो तो हमें, 2 से कम हो तो हमें पता भी नहीं लगता। अगर 5 रिचर्ड स्केल पे अर्थक्वेक आया है तो नुकसान करता है, 6 पे आए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है और 7 पे आए तो वो भयानक अर्थक्वेक माना जाता है। सबसे कम 2 रिचर्ड स्केल का अर्थक्वेक होता है, जो आता है तो हमें पता तक नहीं लगता। 5 वाला अर्थक्वेक होता है वो डैमेज करता है, 6 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है और 7 वाला मेजर अर्थक्वेक कहलाता है। अब अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना है? सो अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको शेल्टर लेना पड़ेगा। कहाँ कहाँ छिप सकते हो? वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। कहाँ कहाँ छिपना पड़ेगा? सेफ स्पॉट, किसी सुरक्षित जगह पे, जैसे कि अंडर अ किचन काउंटर, अपने किचन के काउंटर के नीचे, किसी टेबल या डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर या किसी छिपने की जगह पे या दीवार पे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। सो इस तरह से आप छिप सकते हो, आपको छिप जाना है।
स्टे अवे फ्रॉम, आपको दूर रहना है किन चीज़ों से? फायर, जहाँ से भी फायर जलती है उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, चिमनी वगैरह से, ठीक है। फिर विंडोज़ से दूर रहना है, कांच से दूर रहना है, फ्रेम्स से, मतलब वो अर्थक्वेक की वजह से टूटेंगे तो कांच भी चिप सकता है आपको। और तैयार रहना है, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपको स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से दूर रहना है। और बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। आपको जागरूकता फैलानी है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को अर्थक्वेक के बारे में समझाना है। और कभी भी ऐसा डिज़ास्टर आए, कभी भी ऐसा भूचाल आए तो आपको कॉन्फिडेंटली उसे फेस करना है, ठीक है। सो ये तो था, क्या था? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होने वाली चीज़ें, वॉल्केनो और अर्थक्वेक। अब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस से होने वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक्सोजेनिक फोर्स अच्छा होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब बहुत ज़मीन वगैरह, रिवर, ये सब बनता है, ठीक है। सो मेजर लैंडफॉर्म्स, हमारा जो लैंडस्केप है, हमारी जो ज़मीन है, कंटिन्यूसली उस पर दो प्रोसेसेस होते ही रहते हैं, वेदरिंग और इरोशन। पेज नंबर 15 पे उस पर कंटिन्यूसली दो प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग एंड इरोशन। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना। सो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब रॉक्स का टूटना। और इरोजन क्या है? इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। सो वेदरिंग क्या है? रॉक्स का टूटना। इरोजन क्या है? वाटर, विंड, आइस, ये सब बहा के ले जाए हवा की वजह से। फिर ये जो उड़ी हुई मिट्टी या उड़ी हुई चीज़ें हैं, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय, कौन उड़ा के ले जाता है इन चीज़ों को? पानी, विंड एक्सेट्रा। और इवेंचुअली ये कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस इरोजन का और डिपोजिशन का, इसी की वजह से नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ पे। लैंडफॉर्म का मतलब माउंटेन्स और प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब कैसे बनते हैं? इसी प्रोसेस की वजह से। किस प्रोसेस की वजह से? वेदरिंग और इरोशन की वजह से। वेदरिंग में क्या होता है? रॉक्स टूटते हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटती हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन क्या होता है? इरोजन है इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, मतलब लैंडस्केप से मिट्टी उड़ती है अलग अलग एजेंट से, जैसे कि वाटर, विंड और आइस, ठीक है। सो ये जो उड़ी हुई मिट्टी है वो कहीं जाके दूर गिरती है, और कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और विंड, और जाके डिपॉजिट हो जाती है। ये प्रोसेस, इरोजन का ये प्रोसेस और डिपोजिशन का अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है, ठीक है। इसी की वजह से, इस इरोजन के प्रोसेस की वजह से, इरोजन की, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। इरोजन मतलब मिट्टी उड़ना, मिट्टी, फिर पानी की वजह से मिट्टी का उड़ना, हवा की वजह से या बर्फ़ की वजह से मिट्टी का बह जाना, तो बह के कहीं जाके वो रुक जाती हैं। सो इसी प्रोसेस को हम, मतलब इसी से ही डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सो ये प्रोसेस किसका है? इरोजन का एंड डिपोजिशन का, ठीक है। इरोजन का और डिपोजिशन का, ठीक है। अभी रिवर का काम क्या है? जो रिवर का जो रनिंग वाटर है, जो रिवर का वाटर है, वो अपने साथ सारी मिट्टी लेके जाता है, जो भी लैंडस्केप की मिट्टी है उसको अपने साथ लेके जाता है। जब रिवर ऊपर से नीचे गिरती है, देखो नीचे गिर रही है, फिर हम कहेंगे वाटरफॉल होता है, ठीक है। वाटरफॉल बोलते हैं जब ऊपर से नीचे नदी गिरती है, उसे वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल्स, जब ऐसे एंगल्स पे गिरती है रिवर, ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, बहुत ही भारी भारी रॉक्स से टकरा के, और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। वो क्या बनाती है? वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। जैसे ही रिवर नीचे गिरती है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडेट्स। फिर जैसे ही नीचे गिरती है तो रिवर बहने लगती है, देखो
ऐसे बहने को क्या बोलते हैं? मेंडेर बोलते हैं, मेंडेर। ठीक है। एज द रिवर एंटर्स प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडेर। जब रिवर ऐसे चलने लगती है सांप की तरह, उसे मेंडेर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये फिगर देखो, इसी फिगर्स में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जब ये ऐसे सांप की तरह नदी बहती है तो इसे क्या बोलते हैं? मेंडर। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड, ऐसे एकदम मुड़ मुड़ के बहती है, उसे हम मेंडर्स कहते हैं। और कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिटिंग की वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ मिट्टी वगैरह लाते हैं, सो वो एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं और थोड़े ही टाइम में ये लोग अलग हो जाते हैं। ये जो नदी है वो अलग ही हो जाती है, इसे कहते हैं ऑक्स बो लेक। ठीक है। सो मतलब अपने साथ वो क्या लाते हैं? मिट्टी वगैरह ये सब लाते हैं, तो धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। सो द मेंडर लूप्स कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। ठीक है। सो अलग ही हो जाते हैं। सो ये जो ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, तो ये जो कट हो जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। और ये है मेंडियर। ठीक है। फिर कभी कभी ये जो रिवर है ओवरफ्लो हो जाती है, सो इसकी वजह से फ्लड हो जाता है। मतलब ये रिवर है, ऑब्वियसली कभी फ्लड भी आ जाता है। सो जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है, तो वो क्या करती है? अपने साथ वो बाढ़ सॉइल भी लेके आती है, बाकी मटेरियल भी लेके आती है, उसे सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है। सो लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। ठीक है। सो ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले आती है, सो इसी से फ्लड प्लेन बनता है। फ्लड प्लेन का मतलब जो मिट्टी फ्लड की वजह से इकट्ठी होके आती है उसे फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है। सो दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। ठीक है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज। लीवीज, रेस्ड बैंक्स मतलब, बैंक का मतलब क्या होता है? तट, किनारा। तो जब ये किनारा फिर ऊंचा लगता है, ठीक है, किनारा क्या लगता है? ऐसे लगता है किनारा ऊंचा हो गया है। ठीक है। क्योंकि ये पानी इतना ज़्यादा आ जाता है तो किनारे ऐसे लगते हैं कि ऊंचे हो गए हैं। सो ये जो बैंक, जो रिवर का किनारा हमें ऊंचा लगता है, उसे लेविस कहते हैं, LEVEES। ठीक है। सो जैसे जैसे जो रिवर है जैसे जैसे सी की तरफ जाती है तो जो स्पीड है वाटर की वो कम हो जाती है। जो रिवर है वो सी की तरफ जाती है, जो ये रिवर है। ठीक है। ये जो नदी है समुद्र की तरफ जाती है, तो जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर है, ये बहते पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम। ये जो रिवर है वो ब्रेक होने लगती है बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है। तो ये नदी के छोटे छोटे टुकड़े, जो नदी अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब रिवर के छोटे छोटे ब्रेकअप हो जाता है, रिवर का ब्रेकअप हो जाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मतलब जैसे ये देखो, अगर ये नदी है, ठीक है, सपोज अगर ये नदी है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे भागों में ऐसे ब्रेक होगी। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे भागों में ब्रेक हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। सो द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपोजिट इट्स लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। ठीक है। सो रिवर जो है वो इतनी स्लो हो जाती है, जो नदी इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि वो अपना जो उसका डिपॉजिट है, मतलब अपने साथ जो लाती है, वो अब ऐसे ही इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब नदी का जो अपने साथ सारा वो लाती है, सॉइल और वो सब, अब वो वहीं डिपॉजिट कर देती है। और हर डिस्ट्रीब्यूटिव अपना अपना माउथ बना लेती है। मतलब वो जो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही होती है ना नदियों में से, वो सब अब अलग हो जाती हैं। अलग होकर वो अपना मुंह खुद बना लेती है, मतलब बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाती हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। और इसी तरह से इन सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो कलेक्ट होता है, जो इकट्ठा होता है सेडिमेंट, जो सॉइल इकट्ठा होता है, वही डेल्टा बनाता है। ठीक है। सो डेल्टा कैसे बनता है?
डेल्टा मतलब जब छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अपना रास्ता बना लेती है, माउथ बना लेती है, और सबका जब इकट्ठा होता है सेडिमेंट, ठीक है, और सबका जो इकट्ठा होता है सेडिमेंट सॉइल वगैरह, वो डेल्टा बना देता है। अच्छा, अब सी वेव्स कैसे काम करती हैं, वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स, ये समुद्र की लहरें कैसे काम करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये मतलब इरोजन, ये जो बहती हैं और डिपोजिट होती हैं ये सी वेव्स लहरें, इनकी वजह से ही जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो ये समुद्री इलाके होते हैं, उनकी सारी चीज़ें बनती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। ये जो सी वेव्स हैं जो हैं रॉक्स से टकराती रहती हैं और उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वो बड़ी होती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं, तो फिर केव जैसा बना लेती हैं। केव मतलब एक केव क्या होता है, केव मतलब क्या बोलते हैं उसे, पुराने ज़माने के लोग रहते थे ना, केव्स को क्या बोलते हो आप लोग, एक गुफा जैसा बना लेती है, ठीक है। सो रॉक्स में, सो उन्हें सी केव्स कहते हैं, ठीक है। क्रैक्स में से पानी आता है, जो सी वेव्स हैं घड़ी घड़ी रॉक से टकरा टकरा के तो रॉक्स में क्रैक कर देती हैं, और टाइम के साथ साथ ये क्रैक बड़े होते जाते हैं और मतलब ये केव्स रॉक्स में बन जाते हैं और उन्हें सी केव्स कहते हैं, ठीक है। सो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट रॉक्स, क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves, ठीक है। so as these cavities become bigger, ये cavities जैसे जैसे और बड़ी होती जाती हैं, ये जो मतलब ये जो सुराख हैं और बड़े होते जाते हैं, and as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain। so ये जब जैसे वो ये जो cavities हैं, मतलब ये जो क्रैक पड़े हुए होते हैं, वो क्रैक बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद फिर क्या रहता है, खाली उनका ऊपर का सिर रह जाता है, मतलब रूफ रह जाती है, छत रह जाती है। सो उसे हम सी आर्क्स कहते हैं। ये देखो सी आर्क, ठीक है। एक गुफा जैसा छोटी सी गुफा लग रही है और ये सी आर्क हो गया, ठीक है। सो इस तरह से तो ये जैसे कैविटीज बड़ी होती, एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ये कैविटीज बड़ी हो जाती हैं। सो जो इनकी जो केव्स का रूफ है, ये जो केव्स का रूफ है, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, सो खाली ये उनका छत रह जाता है, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स, तो सी आर्क्स बनते हैं, ठीक है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, फिर उनकी छत भी आखिर टूट जाती है और खाली वॉल्स रह जाती हैं, और ये वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, ठीक है। सो इरोजन की वजह से रूफ, छत भी टूट जाती है, मतलब जब नदी ऐसे बहती है तो छत भी टूट जाती है और खाली चारों तरफ दीवारें रह जाती हैं, और ये जो वॉल होती है उन्हें स्टैक्स कहते हैं। ये जो स्टीपी रॉकी कॉस्ट है, द स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है, तो सी क्लिफ क्या होता है, मतलब ये जो सी होता है उसके बाजू में ऐसे थोड़ा रॉक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि सी से भी बड़ा लगता है हमें, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं। मतलब सी के बाजू में एक रॉक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमें सी से भी बड़ा लगता है, ठीक है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव, ठीक है। ऐसे जो स्टीपी रॉकी कोस्ट है जो एकदम ऊंचा उठ जाता है सी वाटर से भी, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और ये जो सी वेव्स हैं, ठीक है, ये जो मतलब वेव्स हैं वो क्या करती हैं, सेडिमेंट्स डिपोजिट करती हैं। ये जो वेव्स हैं सेडिमेंट्स डिपोजिट करती हैं शोर्स पे और बीचेस बना देती हैं, ठीक है। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स, ये जो लहरें हैं, लहरें सेडिमेंट्स डिपोजिट कर देती हैं शोर्स पे और बीचेस बन जाते हैं। सेडिमेंट्स क्या है, मिट्टी वगैरह जो आती है, सॉइल वगैरह आती है और जो समुद्र में बह के वो, तो सी वेव्स इन सेडिमेंट्स को समुद्र के किनारे इकट्ठा कर देती हैं और उन्हीं को हम बीचेस कहते हैं। बीचेस कहते हैं ना, सारा रेत रेत ही तो होता है,
ठीक है। सो द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। यहाँ पे देखो आपने बहुत सारी डेफिनेशंस देख ली। मैं आगे से अगर चालू करूँ तो आपने सबसे पहले देखा मेंढर, फिर आपने ऑक्सबो लेक देखा, फिर आपने फ्लड प्लेन क्या होता है, लैविस क्या होता है वो देखा, चौथी डेफिनेशन आई। फिर फिफ्थ डेफिनेशन आपकी है डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। इसके बाद फिर आपने सी केव्स देखा, ठीक है, गुफा बन जाती है रॉक्स के अंदर। सी आर्क्स देखा, रूफ बन मतलब खाली रूफ रह जाता है। फिर आपने स्टैक्स देखे, स्टैक्स, ठीक है। सो फिर आपने सी क्लिफ देखा, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी डेफिनेशंस हैं। अभी आइस का काम क्या है, वर्क ऑफ आइस, बर्फ का काम क्या है। So glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers क्या हैं, ये देखिए, ये glaciers हैं, ठीक है, बर्फ। So glaciers are rivers of ice. Glaciers नदियाँ हैं बर्फ की नदियाँ हैं जो अपने साथ पूरा लैंडस्केप ले आती हैं, मतलब सॉइल को चीरती हुई पूरा का पूरा लैंडस्केप, मतलब पूरा ऐसे लगता है पूरी ज़मीन अपने साथ ला रही हैं, और स्टोन्स भी लाती हैं, ठीक है, और उनके हटने से सारा रॉक दिखने लगता है। सो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल, मतलब बाकायदा सॉइल स्टोन इन सबको खींच लेती है अपने साथ, टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, ग्लेशियर्स की वजह से एकदम नीचे जो हॉलो है एकदम डीप, ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। सो क्या होता है, उनके हटने से एक हॉलो जैसा बन जाता है, एक खाली स्पेस हो जाती है, और उस खाली स्पेस में क्या हो जाता है, फिर आइस भर जाता, खाली स्पेस में क्या हो जाता है, अब बर्फ पिघलती है, उसमें पानी भर जाता है, फिर लेक्स बन जाती है। तो लेक्स कैसे बनती हैं, माउंटेन्स में लेक्स ग्लेशियर्स से ही बनती हैं, ठीक है। सो ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट्स, जैसे ही बर्फ पिघलती है तो वो दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, वो पानी से भर जाते हैं, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. These deposits form glacial moraines, ठीक है। सो ये जो ग्लेशियर अपने साथ मटेरियल लाता है, ठीक है, ये जो बह के आते हैं, ये जो आइस के साथ बह के आते हैं, सो द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, ये जो अपने साथ ग्लेशियर मटेरियल लाते हैं, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट, ये सब लाते हैं, इन डिपोजिट्स को ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स क्या होते हैं, ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या है, आइस की नदियाँ, बर्फ़ की नदियाँ। ये जो बर्फ़ की नदियाँ हैं वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, छोटे बड़े सारे पत्थर लाती हैं, और बड़े छोटे रॉक्स लाती हैं, सैंड, सिल्ट लाती हैं, ये सब लाती हैं। सो ये जाके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हें ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद विंड का काम क्या है, विंड का काम क्या है। सो देखो ये सैंड ड्यून्स बनाना, सैंड ड्यून्स पहले तो देखो यहाँ पे एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट में जो मिट्टी इकट्ठी होती है किसकी वजह से होती है, विंड मतलब पवन, हवा। सो डेजर्ट में आप देख सकते हो कि मशरूम शेप में रॉक्स दिखते हैं आपको, उन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। मशरूम रॉक्स डेजर्ट में दिखते हैं, कहाँ, डेजर्ट्स में मशरूम रॉक्स होते हैं। विंड से इस पूरे को, सैंड ड्यून्स क्या होता है, जब मिट्टी एक जगह पूरी इकट्ठी हो जाती है और एकदम रॉक जैसा बना देती है, गड्ढा ऐसे रॉक जैसा बना देती है, छोटे से रॉक, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। सैंड गिरती है और डिपोजिट हो जाती है और छोटे छोटे हिल जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। फिर जब ये ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, ये जो सैंड के दाने होते हैं वो इतने, जो मिट्टी के दाने हैं इतने छोटे होते हैं और वो दूर तक उसको ले जाती है। ये ऐसी मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है लार्ज एरियाज में और उसे हम कहते हैं लॉयस। तो लॉयस क्या होता है, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, जब ये मिट्टी लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है इसे हम लॉयस कहते हैं, ठीक है। लॉयस क्या होता है,
जब ये मतलब ऐसे छोटे छोटे रॉक्स बनाने की जगह बहुत दूर दूर तक ये मिट्टी फैली हुई होती है, मतलब ऐसे छोटे छोटे रॉक्स आपके सैंड ड्यून्स बहुत दिखेंगे, उस जगह को लॉयस कहा जाता है, LOESS। सो ये लॉयस आपको चाइना में बहुत देखने मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द होल चैप्टर। चैप्टर ऐसे तो डेफिनेशंस वाला है, ठीक है, डेफिनेशंस ध्यान से करना। चले, थैंक यू।